नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की स्टोरी भूतिया गर्ल्स हॉस्टल की है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप अपना नाम और आप कहां से हैं ये भी बताइए ताकि हमारी नजदीकियां और बढ़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। देहरादून के पास एक घने जंगल के पास स्थित था गर्ल्स हॉस्टल, हिमालयन गर्ल्स रेजिडेंस। हॉस्टल काफी पुराना था, लेकिन मॉडर्न रेनोवेशन की वजह से यह दिखने में नया और खूबसूरत लगता था। इस हॉस्टल में 4 लड़कियों की गहरी दोस्ती थी। नंदिनी, दिल्ली की रहने वाली, बहुत समझदार और प्रैक्टिकल। उसे पढ़ाई के साथ एडवेंचर का भी शौक था। रिया, भोपाल की, थोड़ी डरपोक लेकिन दिल की साफ। वह हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहती। सोनल, मुंबई की, फनी और चुलबुली। वह ग्रुप की एंटरटेनमेंट क्वीन थी। आयशा, देहरादून की लोकल लड़की, शांत और इंट्रोवर्ट, लेकिन जब बोलती थीं तो सब सुनते थे। चारों ग्रेजुएशन कर रही थीं और हॉस्टल में एक ही रूम में रहती थीं। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। उस दिन ठंड बढ़ रही थी। नवंबर की शुरुआत थी और चारों दोस्तों ने अपने कमरे में चाय बनाई। वे बातें कर रही थीं जब अचानक बिजली चली गई। यार, ये बिजली भी ना हर रात यही होता है, सोनल ने गुस्से में कहा। जाने दो, मोमबत्ती है ना। रिया ने फटाफट मोमबत्ती जला दी। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। अचानक खिड़की जोर से खड़की। आयशा ने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो झटके से बंद हो गई। किसी ने बंद की? नंदिनी ने पूछा। नहीं, अपने आप बंद हुई, रिया ने घबराते हुए कहा। सभी चुप हो गईं। तभी दरवाजे के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। अगले दिन हॉस्टल में एक नई लड़की आई जिसका नाम अनामिका था। वह थोड़ी अजीब लग रही थी। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। लड़कियों ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा चुप रहती। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में, सोनल ने कहा। यार, हमें क्या, हमें अपनी मस्ती करनी है, नंदिनी ने कहा। उसी दिन आयशा ने जंगल के पास एक पुराना कुआं देखा। कुएं के पास एक बोर्ड लगा था, डेंजर, यहां न जाएं। लेकिन बोर्ड को इग्नोर करते हुए आयशा और नंदिनी कुएं के पास चली गईं। तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। रात के करीब 2 बजे थे। ठंड इतनी थी कि कमरे में दुबके हुए ही गर्माहट मिल रही थी। सभी सो रही थीं, लेकिन अचानक रिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि आयशा अपने बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ जा रही थी। आयशा, कहां जा रही हो इतनी रात को? रिया ने धीरे से पूछा। आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चाल अजीब थी, मानो वह नींद में चल रही हो। वह खिड़की के पास रुकी और बाहर घूरने लगी। कुछ बड़बड़ा रही थी, जिसकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी। रिया ने नंदिनी को जगाया। नंदिनी, उठो, आयशा कुछ अजीब कर रही है। नंदिनी तुरंत उठ गई और आयशा के पास पहुंची। आयशा, क्या हुआ? सोने जाओ। लेकिन आयशा अचानक पलटी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे उसकी पुतलियां गायब हो गई हों। उसने गहरी डरावनी आवाज में कहा, मुझे मत रोको, वो आ रहे हैं, कुएं में हैं, सब खत्म हो जाएगा। नंदिनी और रिया डर से सन्न हो गईं। इससे पहले कि वे कुछ कर पातीं, आयशा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह उसने कुछ भी याद होने से इनकार कर दिया, लेकिन सभी के दिल में डर गहराने लगा था। आयशा के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह हमेशा शांत और शर्मीली लड़की थी, लेकिन अब वह गुस्सैल और चिड़चिड़ी हो गई थी। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगती और कभी कभी तो बिना बात के गुस्सा हो जाती। आयशा, तुम ठीक तो हो? रिया ने एक दिन धीरे से पूछा। मुझसे ये बेकार के सवाल मत पूछो। आयशा ने गुस्से में किताब फेंक दी। रिया सहम गई। सबसे ज्यादा डरावना यह था कि आयशा अब अजीब अजीब चीजें करने लगी थी। कभी वह अकेले दीवार को घूरती रहती, तो कभी आधी रात को बिस्तर से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती। वह कुछ बड़बड़ाती रहती
जिसे सुनना मुश्किल था, लेकिन कभी कभी वह कहती, कुएं में रहना आसान नहीं है, मुझे बाहर मत निकालो। एक दिन सोनल ने उससे मजाक में कहा, यार तू किसी भूत का शिकार तो नहीं हो गई? लेकिन आयशा ने एक अजीब सी हंसी के साथ जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन तुम सबको इसका जवाब जल्द मिल जाएगा। सोनल और नंदिनी ने यह बात मजाक में ले ली, लेकिन रिया को गहरी चिंता होने लगी। उसे लगा कि कुछ बेहद गलत हो रहा है। आयशा अब वह लड़की नहीं रही थी जिसे वे जानती थीं। उस रात ठंड के बावजूद कमरे में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। खिड़की बंद थी, लेकिन हवा का झोंका हर बार मोमबत्ती की लौ को हिला देता। चारों सोने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन आयशा की अजीब हरकतों के कारण सबके मन में डर बना हुआ था। करीब रात के 1:30 बजे अचानक आयशा जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी, मानो यह किसी और की आवाज हो। रिया ने घबराते हुए नंदिनी को जगाया, नंदिनी उठो, आयशा फिर से कुछ कर रही है। नंदिनी ने बिस्तर से उठकर देखा तो आयशा अपने बिस्तर पर नहीं थी। वह कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी पीठ लड़कियों की ओर थी, लेकिन उसकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। आयशा, क्या कर रही हो? नंदिनी ने डरते हुए पूछा। आयशा धीरे धीरे पलटी। उसकी आंखें फिर से सफेद थीं। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते, ये सब खत्म होने वाला है। सोनल ने घबराकर लाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन लाइट पहले से ही बंद थी। तभी आयशा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। आयशा, होश में आओ, रिया ने चिल्लाया। अचानक आयशा वहीं गिर पड़ी। उसके गिरते ही हवा का तेज झोंका आया और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। लड़कियां कांपती हुई बिस्तर पर दुबक गईं, इस उम्मीद में कि रात किसी तरह कट जाए। अगली सुबह चारों लड़कियां बुरी तरह सहमी हुई थीं। आयशा ने रात की कोई बात याद न होने का दावा किया, लेकिन उसके चेहरे पर थकावट और डर साफ झलक रहा था। रिया ने तय किया कि अब उन्हें बाहर से मदद लेनी होगी। उसने अपनी लोकल सहेली प्रीति को सारी बात बताई। प्रीति ने सुनते ही कहा, यह मामला साधारण नहीं है। मेरे चाचा एक बाबा को जानते हैं जो ऐसी चीजों में माहिर हैं, उनसे मदद लेनी चाहिए। शाम तक बाबा, जिन्हें सब ओमनाथ बाबा कहते थे, हॉस्टल पहुंच गए। बाबा साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनकी गहरी आंखों और शांत व्यक्तित्व से एक अजीब सा विश्वास जागता था। बाबा ने आते ही आयशा को देखा और उसके माथे पर हाथ रखा। कुछ ही पल बाद उन्होंने आंखें खोलते हुए कहा, यह लड़की अकेली नहीं है, इसके शरीर पर एक आत्मा का कब्जा है। यह आत्मा शांत नहीं है, इसे दर्द है। लेकिन क्यों? नंदिनी ने डरते हुए पूछा। बाबा ने जवाब दिया, यह आत्मा उसी जंगल और कुएं से जुड़ी है जहां तुम गई थी। वहां कोई अनहोनी हुई है जो अब तुम्हारे पीछे है। हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो खतरा बढ़ सकता है। बाबा ने तुरंत पूजा करने की तैयारी शुरू की। उन्होंने हवन कुंड जलाया और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, आयशा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें फिर सफेद हो गईं और वह गहरी आवाज में चिल्लाई, रुको, मुझे मत छुओ, ये सब तुम नहीं समझोगे। अचानक आयशा उग्र हो गई। उसने बाबा का हवन कुंड पलटने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उसे रोक दिया। आत्मा बहुत शक्तिशाली है, बाबा बोले, यह लड़ाई आसान नहीं होगी। यह सुनकर लड़कियों के होश उड़ गए। उनके सामने अब एक ऐसा रहस्य था जो उनकी कल्पना से परे था। आयशा के ऊपर हुई पूजा के बाद कुछ दिनों तक माहौल शांत रहा। सभी को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह सन्नाटा असली तूफान से पहले की चेतावनी थी। एक रात सोनल ने महसूस किया कि उसके कमरे में अजीब सी ठंड बढ़ गई है। खिड़कियां बंद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई बर्फीली हवा उसके आसपास घूम रही हो। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने डरते हुए आंखें खोलीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह से सोनल के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया। वह जो हमेशा चुलबुली और खुश मिजाज रहती थी, अब चुप और उदास दिखने लगी। खाना खाने से इनकार करना, अकेले बैठना और खाली दीवार को घूरना उसकी आदत बन गई। नंदिनी ने उससे पूछा,
सोनल, क्या हुआ? सोनल ने गहरी डरावनी आवाज में कहा, अब मेरी बारी है, कोई बच नहीं सकता। यह सुनते ही सभी लड़कियां समझ गईं कि आत्मा ने अब सोनल को अपना शिकार बना लिया है। अब उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली थीं। सोनल के बदलते व्यवहार ने सभी को और ज्यादा डरा दिया। वह कभी अकेले खुद से बात करती तो कभी आधी रात को उठकर रूम के कोने में खड़ी रहती। एक बार उसने नंदिनी के हाथ से खाना छीनकर फेंक दिया और गुस्से में कहा, तुम सबको यहां से भागना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी है। लड़कियों ने फिर से बाबा को बुलाया। बाबा ने सोनल की हालत देखकर कहा, यह आत्मा अब और ज्यादा गुस्से में है। यह तुम्हें डराकर कमजोर करना चाहती है ताकि तुम इसे रोकने की कोशिश न करो। लेकिन अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह तुम्हारे शरीरों को बर्बाद कर देगी। बाबा ने सुझाव दिया कि सभी मिलकर आत्मा का सामना करें। उन्होंने जंगल में जाकर कुएं के पास पूजा करने की बात कही। हालांकि यह आसान नहीं था। रिया और नंदिनी डरी हुई थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। सभी ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वे इसे खत्म करके रहेंगी। डर और हिम्मत के बीच लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। बाबा ने लड़कियों को आत्मा की कहानी बताने के लिए माला लेकर ध्यान लगाया। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का जाप शुरू किया, हवा अचानक भारी हो गई। मोमबत्ती की लौ तेज हिलने लगी। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, ये आत्माएं दो बहनों की हैं जो कई साल पहले इसी जंगल में मारी गई थीं। उनका खून इसी कुएं के पास बहा था। उनकी आत्माएं बदले की आग में जल रही हैं। बाबा ने बताया कि दोनों बहनें, रुखसार और जारा, बहुत छोटी उम्र में अपने ही गांव के कुछ लोगों की हवस और हिंसा का शिकार हुई थीं। उनके शव कुएं में फेंक दिए गए थे। उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। बाबा ने कहा, जब तुम लोग उस कुएं के पास गईं तो तुमने उन्हें छेड़ दिया। अब वे तुम्हारे माध्यम से अपनी कहानी बताना चाहती हैं। सच्चाई जानकर लड़कियों के रोंगटे खड़े हो गए। अब उन्हें समझ में आया कि ये आत्माएं केवल डराने के लिए नहीं थीं, वे अपने दर्द और न्याय के लिए लड़ रही थीं। लेकिन इस सच्चाई के बावजूद लड़कियों के सामने सवाल खड़ा था, क्या वे इन आत्माओं को शांत कर पाएंगी? रात करीब 12 बजे था जब अचानक हॉस्टल में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खुलने लगे। चारों लड़कियां घबराई हुईं, एक दूसरे का हाथ थामे कमरे में बैठी थीं। तभी अचानक कांच की खिड़कियां टूटने लगीं और कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये क्या हो रहा है? नंदिनी ने डरते हुए पूछा। आत्माएं हमसे बदला लेना चाहती हैं। सोनल की आवाज कांप रही थी। तभी आयशा का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह गहरी आवाज में बोली, तुम्हें हमें रोकना चाहिए था। बाहर से जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई दीं। लगा जैसे कोई कुत्ते की तरह गुर्राया हो। लड़कियां समझ गईं कि अब मामला बहुत गंभीर है। बाबा ने हवन की अग्नि को तेज किया और मंत्र पढ़ते हुए कहा, इन आत्माओं को शांत करने का एक ही तरीका है, इनका सामना करना। वो रात लड़कियों के जीवन का सबसे डरावना पल था। हॉस्टल में हमला हो रहा था, लेकिन लड़कियों को पता था कि अगर वे डरीं तो आत्मा को और ताकत मिलेगी। उनका साहस और बाबा की मदद ही उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सकती थी। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी, आत्माओं के खिलाफ। बाबा की सलाह पर नंदिनी ने अपने शांत और समझदारी भरे व्यवहार से आत्माओं को शांत करने का काम शुरू किया। नंदिनी ने बाबा के साथ मिलकर मंत्रों का जाप करना शुरू किया और हवन की अग्नि को सहेजने की कोशिश की। लड़कियों, ध्यान से सुनो, बाबा ने कहा। इन आत्माओं को समझाना होगा कि उनका दर्द खत्म हो गया है। उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी आत्मा को शांति दे सकते हैं। नंदिनी ने बाबा के साथ मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। वह आत्मा से संवाद करने की कोशिश कर रही थी, मानो उसे यह बताने की कोशिश कर रही हो कि अब उसे शांति मिलनी चाहिए। सुनो, नंदिनी ने धीरे धीरे कहा, हम तुम्हारे दर्द को समझते हैं, लेकिन अब हमें तुम्हारी मदद नहीं मिल सकती। हमें शांति चाहिए और हम तुम्हें शांति देने की कोशिश कर रहे हैं।
उस रात नंदिनी की आवाज में एक विशेष तरह की ताकत थी। वह आत्मा को समझा रही थी कि उनका समय पूरा हो चुका है। यह लड़ाई अब खत्म होनी चाहिए। यह नंदिनी की समझदारी ही थी जिसने लड़कियों को आत्मा से बात करने का साहस दिया। अब लड़ाई और कठिन हो गई थी, लेकिन उम्मीद बनी रही कि शायद यह संवाद आत्माओं को शांत कर सके। रिया के लिए वह रात सबसे कठिन साबित हुई। उसकी दोस्ती बहुत गहरी थी और जब सोनल की तबीयत और भी खराब होने लगी तो वह बुरी तरह घबराई। सोनल अब लगातार रोती और चिल्लाती रहती थी। उसे लगता था कि कोई उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है। रिया, मुझे छोड़ दो, सोनल ने एक बार डरते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैं बदल रही हूं। रिया ने उसे समझाने की कोशिश की। सोनल, तुम ठीक हो जाओगी। बाबा और नंदिनी ठीक कर देंगे, बस शांत हो जाओ। लेकिन सोनल की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह बार बार वही आवाजें सुनाई देने लगी थीं। रुको, यह नहीं होना चाहिए। रिया का दिल जैसे बर्फ से जम गया। वह बाबा के पास गई और फफक पड़ी। बाबा, सोनल को बचा लीजिए। मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। बाबा ने उसे शांत करने की कोशिश की। डरो मत रिया, यह सब खत्म होगा। हमें बस मजबूत रहना है। उस रात रिया ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दी। उसे पता था कि सोनल को बचाने के लिए उसे खुद को भी साहस देना होगा। वह जानती थी कि आत्मा रिया की कमजोरी का फायदा उठा रही थी, लेकिन रिया ने खुद को शांत किया और विश्वास दिलाया कि वह सोनल को मदद कर सकती है। आयशा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। बाबा और नंदिनी की मदद से लगातार मंत्रों का जाप किया जा रहा था, लेकिन यह सब आसान नहीं था। आयशा के चेहरे पर बार बार बदलती भावनाएं बताती थीं कि उसकी आत्मा अभी भी उस डरावनी शक्ति से लड़ रही थी। एक रात जब स्थिति सबसे बुरी हो गई, आयशा अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी जोरदार और डरावनी थी कि सब घबरा गए। वह अजीब अजीब बातें करने लगी। अब मैं खत्म हो जाऊंगी, कोई नहीं बच सकता। नंदिनी ने उसे समझाने की कोशिश की। आयशा, ये सब खत्म हो जाएगा। तुम हमसे हार नहीं सकती। तुम वापस आओ। लेकिन आयशा ने पलटकर गुस्से में कहा, मुझे मत रोकना, मुझे शांत होने दो। रिया ने बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उसके हाथ में चांदी की अंगूठी दी और कहा, आयशा, तुम्हें इस अंगूठी को पकड़ना होगा। इसे अपनी आत्मा से जोड़ो, यह तुम्हें वापस लाने में मदद करेगा। आयशा ने धीरे धीरे अंगूठी को अपने हाथ में लिया और जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, उसकी आंखों में अचानक एक चमक आ गई। मैं इसे कर सकती हूं, आयशा ने धीरे से कहा और अपनी हंसी बंद कर दी। लड़कियों को लगा कि शायद अब उन्हें सफलता मिल सकती है। बाबा ने लड़कियों को समझाया कि इस लड़ाई का अंत कुएं में ही होगा। वह आत्माएं उस कुएं से जड़ी हुई थीं जहां उनका कत्ल हुआ था। अगर उन्हें वहां जाकर उन्हें शांति नहीं मिलती तो ये आत्माएं शांत नहीं होंगी। कुएं में जाओ, बाबा ने कहा। वहां तुम अपनी बात उनसे कह सकते हो। उन्हें समझाओ कि अब उनका समय पूरा हो चुका है। लड़कियां डर के बावजूद तैयार हो गईं, यह जानकर कि वह आत्माएं सिर्फ डराने के लिए नहीं थीं, बल्कि न्याय की मांग कर रही थीं। उनकी हिम्मत और बढ़ गई। हम डर सकते हैं, लेकिन यह आखिरी बार है, नंदिनी ने कहा। हमें उन्हें समझाना होगा कि उनकी कहानी खत्म हो गई है। बाबा ने उन्हें माला दी और कहा, जब तुम कुएं के पास जाओ तो अपनी बात मन से कहना। उनकी आत्मा को शांत करने के लिए उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि अब वह सही जगह पर है, शांति में। लड़कियों ने बाबा की सलाह मानी और रात को कुएं के पास जाने का निश्चय किया। अब उनकी लड़ाई का असली दौर शुरू हो रहा था। कुएं में जाकर यह आत्मा को सच्चाई बताना उनकी आखिरी उम्मीद थी। लड़कियां कुएं के पास खड़ी थीं। हवा ठंडी और अंधेरी थी और कुएं का पानी बिल्कुल काला लग रहा था। उन्होंने बाबा से सुनाया, मंत्र दोहराना शुरू किया। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, आत्माओं, हम तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बताओ कि तुम्हें शांति कब मिलेगी। आत्माएं तेजी से पानी में तैरने लगीं। ऐसा लगा मानो कुछ अज्ञात शक्ति उन्हें घेर रही हो। सोनल कांप रही थी, लेकिन उसने भी मंत्र पढ़ना शुरू किया।
हम जानते हैं कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है, नंदिनी ने कहा, लेकिन अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। हम यहां तुम्हारी मदद के लिए हैं। वह कुएं का पानी हल्की नीली रोशनी से जगमगा उठा। लड़कियों ने महसूस किया कि आत्माएं उनसे जुड़ रही हैं, उन्हें समझने की कोशिश कर रही हैं। तभी आयशा ने जोर से चीखते हुए कहा, यह नहीं हो सकता, मुझे मत छूना। रिया ने उसकी बाहें पकड़ी और कहा, आयशा, यह तुम्हारा डर है, हमें उनका दर्द समझना होगा। कुएं में वह रहस्यमय ताकत अभी भी लड़कियों के सामने चुनौती दे रही थी, लेकिन वे पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थीं। इस बार उनकी आवाज में विश्वास था। उनकी लड़ाई अब खत्म होने वाली थी। लड़कियां कुएं के पास खड़ी थीं, आत्माओं के साथ अंतिम संवाद की तैयारी कर रही थीं। बाबा ने उन्हें समझाया कि उन्हें आत्माओं से सीधे बात करनी होगी। उन्हें यह समझाना होगा कि अब उन्हें शांति मिल चुकी है। आत्माओं, हम तुम्हारी कहानी जानते हैं, नंदिनी ने कहा। हम समझते हैं कि तुम दर्द में हो, लेकिन अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पुश्तें, तुम्हारे लोग अब तुम्हें जिंदा नहीं पाना चाहते हैं। उन्हें विश्वास दिलाओ कि तुम उन्हें माफ कर चुकी हो। रिया की आवाज में भी वही भावना थी। उसने कहा, हम यहां तुम्हें शांत करने के लिए हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारा संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि तुम अपनी कहानी बताकर आगे बढ़ सकोगी। आत्माएं पानी में तैर रही थीं, जैसे उनका जवाब सुनने के लिए लड़कियों की तरफ देख रही हों। सोनल ने अपनी आवाज में धीरे धीरे कहा, हम तुम्हारे दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हमें अपने डर को पीछे छोड़ना होगा, तुम्हारी शांति के लिए। बाबा ने भी अपनी मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक कुएं का पानी हल्की नीली रोशनी से जगमगाने लगा। लड़कियों ने महसूस किया कि आत्माएं उन्हें सुन रही हैं, उनकी बातें समझ रही हैं। यह अंतिम अवसर था, अंतिम संवाद। लड़कियों को विश्वास था कि अगर वे इसे सही तरीके से कर सकें तो आत्माएं शांत हो जाएंगी और उनका डर भी खत्म हो जाएगा। लड़कियों की आवाजें मंत्रों में मिल रही थीं और कुएं का पानी हल्की नीली रोशनी से चमकने लगा। उन्हें लगा कि वे आत्माओं के दर्द को समझने में सफल हो रहे हैं। अचानक जैसे ही लड़कियों ने कहा, हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं, पानी में हलचल शुरू हो गई। आत्माएं धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे लड़कियों के साथ संवाद कर रही हों, अपनी कहानी और दर्द को साझा कर रही हों। सोनल कांपते हुए बोली, मुझे लगता है कि वे समझ रही हैं, वे हमें सुन रही हैं। रिया ने अपना हाथ उठाया और अपने आसपास की हवा में एक हल्की स्वर्णिम रोशनी देखी। यह रोशनी लड़कियों के इर्द गिर्द मंडराने लगी, जैसे आत्माओं का मार्गदर्शन हो रहा हो। बाबा ने एक विशेष मंत्र पढ़ा और लड़कियों से कहा, अब उन्हें यह बताओ कि वे अपनी कहानी दुनिया के सामने खोल सकती हैं। उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दो। आत्माएं धीमे धीमे अपने शरीर से दूर उठने लगीं, जैसे वे कुएं की गहराई में समा रही हों। लड़कियों ने महसूस किया कि वे शांति पा रही थीं। आत्माएं अपने पूर्व जीवन की शांति में लौट रही थीं। यह लड़ाई अब खत्म हो गई थी। लड़कियों को राहत मिली कि उन्होंने आत्माओं को शांति दे दी थी। अब वे शांत और हल्की महसूस कर रही थीं, मानो वे भी अब इस डर से मुक्त हो गई हों। लड़कियों ने कुएं से बाहर आकर एक गहरी सांस ली। यह एक लंबी और खतरनाक रात थी, लेकिन उन्होंने आत्माओं को शांति दी थी। नंदिनी ने बाबा का धन्यवाद किया और लड़कियों को घर लौटने का इशारा किया। अब तुम्हें यहां से जाने की जरूरत नहीं है, बाबा ने कहा। तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब वे शांत हो जाएंगी। रिया ने धीरे से कहा, लेकिन क्या यह सही था? क्या हम सच में उनकी मदद कर सके? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वह किया जो बहुतों ने नहीं किया। तुमने उनकी कहानी सुनी और उनकी मदद की। अब उनका नया सफर शुरू होगा। लड़कियों ने हॉस्टल वापस जाकर अपनी बाकी रातें शांतिपूर्वक बिताईं। वे सब जानते थे कि इस अनुभव ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था, साहस, दोस्ती और अपने डर पर विजय पाना। आखिरकार हॉस्टल में वापस लौटने के बाद लड़कियां महसूस करने लगीं
कि वे अब पूरी तरह सुरक्षित थीं। आत्माएं शांत हो गई थीं और हॉस्टल का माहौल पहले जैसा हो गया था, आशा और एकता से भरपूर। इस अनुभव ने उन्हें यह समझाया कि जीवन कभी-कभी डरावनी घटनाओं से गुजरता है, लेकिन दोस्ती और विश्वास के साथ वे कुछ भी झेल सकते हैं। अब उन्हें डर का सामना करने की ताकत मिल गई थी और यह था उनका असली खजाना। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।